हेलो 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 एंड वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल मजे में हो। अब आज हम डिस्कस करने वाले हैं दूसरा लेक्चर करंट इलेक्ट्रिसिटी का। तो आइए देखते हैं कि आज के सेशन में हमें क्या क्या डिस्कस करना है, क्या एजेंडा है आज के सेशन का। स्टार्ट करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी के डिस्कशन से, फिर रेजिस्टेंस और कुछ न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो एक शॉर्ट रिकैप, क्विक रिकैप लास्ट लेक्चर का। क्या बातें की थी हम लोगों ने पिछले लेक्चर में? चलिए, तो क्या बातें की थी हम लोगों ने? हमने बात की थी करंट की। कैसे डिफाइन किया था हम लोगों ने करंट? कोई बताएगा? हमने करंट डिफाइन किया था एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। अगर मैं चर्चा करूं करंट की, तो हमने कहा था कि भाई साहब, करंट मतलब क्या है? करंट मतलब क्या है? तो आपने कहा, जैसे ही मैंने आपसे पूछा कि करंट क्या है, आपने यह बताया कि सर जो करंट है वो है रेट। किस चीज का रेट? ऑफ फ्लो। किस चीज का फ्लो? ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा सर, आपने इलेक्ट्रॉन तो नहीं कहा था, आपने तो यह भी कहा था कि पॉजिटिव चार्जेस भी आ सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहां पे रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस लिख लेता हूं। बड़ी अच्छी बात है। लेकिन यह भी एक सच्चाई है कि हमेशा मटेरियल में फ्लो कौन करता है? इलेक्ट्रॉन ही करता है। बिल्कुल करता है। तो सर आपने फिर डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं लिखा यहां पे? उसका रीजन भी हमको मालूम है क्यों। क्योंकि हम कन्वेंशन क्या लेके चलते हैं? कन्वेंशन उल्टा लेके चलते हैं। आइए करते हैं चर्चा धीरे धीरे। हमने ये बताया कि जो करंट है वो है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, और आपने बताया करंट इज नथिंग बट द टोटल चार्ज दैट इज फ्लोइंग डिवाइडेड बाय द टाइम। बड़ी अच्छी बात है। इस डेफिनेशन के बेसिस पे आपने दो तरह के करंट्स डिफाइन किए। एक होता है एवरेज करंट, जिसको आपने लिखा टोटल चार्ज ट्रांसफर। जिसको आपने लिखा टोटल चार्ज ट्रांसफर डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम। डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम। डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम। ये क्या कहा आपने? ये आपने कहा एवरेज करंट, कि एक गिवन टाइम इंटरवल में, एक गिवन टाइम इंटरवल में किसी हिस्से से किसी दूसरे हिस्से तक कितना चार्ज फ्लो कर रहा है। ये फ्लो कब करता है? जैसे ये मेटल है, क्या होता है मेटल के अंदर? लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बेघर इलेक्ट्रॉन्स, जो क्या करते हैं, जो मेटल के अंदर इधर से उधर उधर से इधर भागते दौड़ते रहते हैं, लेकिन ये मेटल को छोड़ के जाने की ताकत नहीं रखते हैं, है ना? तो ये लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स है। अब आपको क्या करना पड़ेगा? आपको देना पड़ेगा पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे ही आपने दिया पोटेंशियल डिफरेंस दोनों एंड्स के अक्रॉस, वैसे ही क्या हुआ? जैसे ही आपने बैटरी लगाई, वैसे ही यहां पे एक फील्ड स्टैब्लिश हुई, वैसे ही यहां पे एक फील्ड डेवलप हुई, वैसे ही यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुई, जिसने क्या किया? सभी इलेक्ट्रॉन्स को एक दिशा में खींच लिया अपनी तरफ। हाँ या ना? तो ये सभी इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ आने लगे। अब आप बात कर रहे हो कि किसी समय में, किसी गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में 0 से 5 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, या कितना चार्ज, अभी मैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी नहीं बोल रहा हूं, कितना चार्ज मूव कर रहा है, तो आपने उसको डिफाइन किया एज एवरेज करंट, टोटल चार्ज ट्रांसफर डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम। बड़ी अच्छी बात है। हम कन्वेंशन क्या लेके चलते हैं? हम कन्वेंशन क्या लेके चलते हैं? हम कन्वेंशन क्या लेके चलते हैं? हम कन्वेंशन ये लेके चलते हैं कि डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये बात हमको मालूम है कि डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होती है? डायरेक्शन ऑफ करंट होती है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन आपने लेफ्ट में लिया है, तो आप करंट कहां लोगे? करंट आप राइट में लोगे। और मैं इस बात को ऐसे भी बोल सकता हूं कि करंट की डायरेक्शन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। हाँ या ना? लिखते हैं हम लोग ये बात? बिल्कुल। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जो डायरेक्शन ऑफ करंट है दैट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। ये बात आप लिख लेना। ठीक है, रिकैप चल रहा है, ये सारी बातें बता चुका हूं मैं, कोई नई बात इसमें नहीं है। चलिए बातें बढ़ाते हैं आगे। बातें 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 बढ़ाते हैं आगे। ओके, इसके बाद हमने क्या बात की थी? इसके बाद हमने ये बात की थी कि सर,
दूसरे प्रकार का करंट आप कौन सा बता रहे हो? तो मैंने ये कहा कि बेटा मैं दूसरे प्रकार का करंट बता रहा हूं, इंस्टेंटेनियस करंट। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है सर। तो इंस्टेंटेनियस करंट क्या होता है? इंस्टेंटेनियस करंट होता है डी क्यू बाई डी टी। किसी इंस्टेंट पे कितना चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, किसी मोमेंट पे कितना चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, किसी छोटे से ड्यूरेशन में कितना चार्ज ट्रांसफर हो रहा है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। तो सर आपने दो बातें बताई, एक आपने बताई एवरेज करंट की और एक आपने बताई इंस्टेंटेनियस करंट की। एवरेज के बारे में आपने ये कहा कि ये है टोटल चार्ज ट्रांसफर डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम। अगर कल को कोई यहां से ये पूछ ले कि कितने कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए, तो हम लोग क्या करेंगे? हम ये कहेंगे कि जो क्यू होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही पढ़ चुके हैं कि वो मल्टीपल होगा एक स्मॉल क्वांटिटी का जो होती है ई। हाँ या ना? तो यहां पे आप क्या लिख देंगे? यहां पे आप लिख देंगे एन ई डिवाइडेड बाई टी, और यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इस पर एक सवाल भी किया था हम लोगों ने, किया था, बिल्कुल किया था। क्या हमने इंस्टेंटेनियस करंट पे कोई सवाल किया? क्या हमने इंस्टेंटेनियस करंट पे कोई सवाल किया था? मान लो कि मैं यहां पे से आपसे पूछ लूं कि बेटा चार्ज ट्रांसफर्ड निकालो, और मैंने आपको करंट का फंक्शन दे दिया, तो क्या आप डी क्यू को आई इंटू डी टी लिख सकते हैं? हाँ सर लिख सकते हैं। तो क्या मैं इसको इंटीग्रेट भी कर सकता हूं? हाँ सर कर सकते हैं। तो क्या ये जीरो से क्यू टोटल चार्ज बन जाएगा, और ये जीरो से टी टोटल टाइम में आप अगर वैल्यू रखेंगे यहां पे, तो ये आपको क्या मिलेगा? ये जो टर्म है ये आपको क्या देगी? इंटीग्रल ऑफ आई डी टी फ्रॉम जीरो टू टी, ये आपको क्या देगी? ये आपको देगी टोटल चार्ज ट्रांसफर्ड। ये आपको देगी टोटल चार्ज ट्रांसफर्ड। ये आपको देगी टोटल चार्ज ट्रांसफर्ड। क्या देगी आपको? ये आपको देगी टोटल चार्ज ट्रांसफर्ड। अच्छा अच्छा अच्छा, इस पे एक सवाल करके देख लें। किया था वैसे तो हमने, लेकिन कई बच्चों को इसमें दिक्कतें गई थी, कमेंट सेक्शन में बताया कि सर इस पे एक सवाल और करवाओ। तो आइए इस पे एक सवाल और कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। एक सिंपल सा रिकैप क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, ये पूरा रिकैप चल रहा है अभी, पूरा रिकैप एक्टिविटी चल रही है। यहां से ये साबित हो जाएगा कि आप में से कितने लोग रिवाइज करके आए हैं, कितने लोग डायरेक्टली आके बैठ गए। तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि लेक्चर अटेंड करो तो पूरी कंटिन्यूटी के साथ अटेंड करो। चालू किया है तो पूरी सीरीज को जो भी चल रही है उसको अच्छे से फॉलो करो, उसकी डीपीपीज करो, उसके क्वेश्चन कहीं पे से भी करो। आप, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप इधर ही करो, आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हैं ये सिंसियरिटी मेंटेन रखिए कि जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हैं उसका पढ़ाया हुआ आप रिवाइज कीजिए, उनके बताए हुए क्वेश्चंस आप वापस कीजिए, और वो जो भी होमवर्क दे रहे हैं, जो भी डीपीपीज दे रहे हैं, उसको आप रेगुलरली सॉल्व कीजिए, तब आप 100% यूटिलाइजेशन ले पाएंगे। वरना फिर जो है व्यर्थ होगी पूरी मेहनत। समझ पा रहे हो ना? तो चलो करते हैं एक सवाल। अब सवाल ये है कि करंट का फंक्शन मैंने आपको दे दिया 2t² या तो 3t² प्लस 4t³। ठीक है, ये करंट का फंक्शन है, और मैंने बोला फाइंड द चार्ज ट्रांसफर्ड, फाइंड द चार्ज ट्रांसफर्ड फ्रॉम, फाइंड द चार्ज, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, ट्रांसफर्ड आप लोग पूरा लिख लेना, फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू 2 सेकेंड्स। शून्य से लेकर 2 सेकेंड तक कितना चार्ज ट्रांसफर होगा अगर किसी ऑब्जेक्ट में, अगर किसी बॉडी में करंट इस तरह से वेरी कर रहा है तो? अगर किसी ऑब्जेक्ट में, अगर किसी बॉडी में करंट इस तरह से वेरी कर रहा है तो, ठीक है, ये आपको बताना है। कीजिए, शुरू हो जाइए आप लोग। मेरे आंसर निकालने के पहले अगर आप लोगों का आंसर सही आ जाए तो आप लोग चैट सेक्शन में अपना नाम जरूर लिखना, मैं उसको लाइक करूंगा। ठीक है, अगर मेरे बताने के पहले आपने निकाल लिया तो अपना नाम लिखना, बोलना डन, और मैं उसको लाइक करूंगा। मुझको पता चलेगा, एटलीस्ट आपके नाम सामने आएंगे कि कौन लोग वाकई में जो काम कर रहे हैं उसमें इन्वॉल्व है। चलिए, तो क्या हमको ये बात पता है कि आई को हम लोग डी क्यू बाई डी टी लिखते हैं? हाँ जी सर पता है, हाँ जी सर पता है। तो क्या हम लोगों को यह भी पता है कि यहां से मैं चार्ज निकाल सकता हूं, क्योंकि आई दे के रखा है और टी के टर्म्स में बात चल रही है, तो मैं इसी एक्सप्रेशन को यूज कर दूं, इंटीग्रल ऑफ आई डी टी, और लिमिट आपको देके रखी है 0 से 2, तो मेरा काम हो जाएगा। अगर मैं इस एक्सप्रेशन को यूज कर लूं तो मेरा काम हो जाएगा। होगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा। क्या दिख रहा है एक्सप्रेशन? एक्सप्रेशन कुछ ऐसा दिख रहा है, 3t² प्लस 4t³ डी टी, 3t² प्लस 4t³ dt।
है ना। और लिमिट्स आपको देके रखी है 0 से लेकर 2, लिमिट्स आपको देके रखी है 0 से लेकर 2, हाँ या ना, बिल्कुल देके रखी है। तो यहां पे डेटा सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। अब 3t², टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, टी की पावर 3/3, एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1, याद है ना इंटीग्रेशन। मुंह तो नहीं लटक गया इंटीग्रेशन सुन के, अरे बाप रे इंटीग्रेशन का नाम ले लिया सर ने ऐसा तो नहीं हो रहा है ना। टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन बन जाएगा t³ डिवाइडेड बाय 3। बहुत बढ़िया, लिमिट रखना बाकी है, लिमिट रखना बाकी है, प्लस प्लस 4 टाइम्स ऑफ t³ का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, t की पावर 4/4, लिमिट 0 से 2। बहुत बढ़िया, 3 गए, 4 गए, 3 कैंसिल, 4 कैंसिल, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, ठीक है, बहुत शानदार। तो लिमिट्स उठा के रखिए, कितना बनेगा ये बन जाएगा 2³ प्लस 2 की पावर 4, 2³ होता है, मैं डायरेक्टली कर रहा हूं, आप लोग रख के एक एक स्टेप बाय स्टेप कीजिए, 2³ प्लस 2 की पावर 4, ठीक है, यहां पे 4 कट गया, 3 कट गया, 2³ होता है 8, 2 की पावर 4 होता है 16, तो 8 + 16 कितना होता है 24, तो 24 कूलम इज द आंसर। ओके, 24 यूनिट्स, मैं सिर्फ यूनिट्स लिख रहा हूं, है ना, हमने कोई यूनिट स्पेसिफाई नहीं की, ये 24 यूनिट्स का चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, ये आपका आंसर है, ठीक है, दिस इज योर आंसर। अब इसी ही प्रकार का एक सवाल और देता हूं, बिल्कुल इसका रिवर्स, बिल्कुल इसका रिवर्स। अभी आपको फंक्शन देके रखा हुआ था करंट का, अभी आपको फंक्शन देके रखा हुआ था करंट का, अब मैं आपको फंक्शन दे रहा हूं चार्ज का, अब मैं आपको फंक्शन दे रहा हूं चार्ज का, चार्ज वेरी कर रहा है, सेम सेम फंक्शन दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है, 3t² प्लस 4t³, ओके, अलग फंक्शन दे दिया मैंने, पिछली बार ये करंट वर्सेस टाइम था, इस बार मैंने चार्ज वर्सेस टाइम दे दिया, और पिछली बार करंट वर्सेस टाइम देके मैंने आपसे क्या पूछा था, चार्ज, इस बार मैं आपसे क्या पूछूंगा, क्या बोलते हो, क्या पूछूंगा, करंट पूछूंगा, सिंपल सी बात है। तो ये लिख दिया मैंने, फाइंड दी करंट एट t = 2 सेकेंड, फाइंड द करंट एट t = 2 सेकेंड, ठीक है। आइए जरा क्या करें, इसमें क्या कर सकते हैं सर, करंट और चार्ज में क्या रिलेशन है, दूसरी बात आप जो पूछ रहे हो कौन सा करंट पूछ रहे हो, आप एवरेज करंट पूछ रहे हो या इंस्टेंटेनियस करंट पूछ रहे हो, बेटा मैं तो किसी इंस्टेंट पे बात कर रहा हूं, मैं तो किसी इंस्टेंट पे बात कर रहा हूं, तो डेफिनेटली ये कैसा करंट है, इंस्टेंटेनियस करंट है। इंस्टेंटेनियस करंट आपको निकालना है, तो क्या आप लोग आई को, क्या आप लोग आई को dq/dt लिख सकते हैं, हाँ या ना बोलो, करंट को dq/dt लिख सकते हो क्या, हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है इसमें। अब क्या करें, डिफरेंशिएट कर दो, क्या बन जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, क्या बन जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन बन जाएगा, ये t² का बनेगा 2t, t² का बनेगा 2t, 2 × 3, चलो स्टेप बाय स्टेप करता हूं, ये बना 2t और ये बना 3t², बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। तो ये बन गया 6t + 12t²। अब t की वैल्यू यहां पे उठा के रख दो 2, t की वैल्यू उठा के रख दो यहां पे 2, तो ये बन गया कितना, 6 2 12 + 12 × 2 का स्क्वायर जो कि होता है 4, तो ये बन गया 12 + 48, अरे रे 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 60, अगर स्टैंडर्ड यूनिट लें तो एम्पियर, 60 एम्पियर का करंट है उस मोमेंट पे, या तो ये बोलो 60 यूनिट का करंट है उस मोमेंट पे। टी की वैल्यू 2 सब्सटीट्यूट कर दी, देखा, एक तरफ डिफरेंशिएट किया, एक तरफ इंटीग्रेट किया, एक तरफ करंट का फंक्शन था, देख लो बढ़िया मजे से देख लो, पूरी बातें देख लो, देख लो देख लो देख लो देख लो, सभी लोग देख लो। एक तरफ आपको क्या देके रखा हुआ था, एक तरफ करंट का फंक्शन देके रखा था, एक तरफ करंट का फंक्शन देके रखा था, यहां पे करंट का फंक्शन दिया है ना, और क्या पूछ रहे हैं तुमसे, ये पूछ रहे हैं कि कितना चार्ज ट्रांसफर होगा एक गिवन अमाउंट ऑफ टाइम में। एक तरफ क्या देके रखा हुआ है, एक तरफ आपको चार्ज देके रखा और करंट पूछा, ठीक। तो ये 15 मिनट की एक्टिविटी मैंने क्यों करवाई, ताकि बेसिक बातें पूरी रिकॉल हो जाएं, ठीक है। लिख लो, इस बात को नोट कर लो, एक सवाल और करते हैं इस पे, इसके बेसिस पे हम लोग जल्दी।
चलो एक सवाल और करते हैं इसी बात पे। लेट्स ट्राई वन मोर क्वेश्चन। थोड़ा सा अलग तरह का सवाल दे रहा हूं, है ना। ये सारे पीवाई क्यूज हैं जो मैं आपको करवा रहा हूं। इस तरह के कई सवाल, एग्जैक्टली ऐसा सवाल तो नहीं, इस तरह के कई सवाल आपको एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। और अब जो एक सवाल मैं आपको दे रहा हूं, ये पीवाई क्यू है, पूछा जा चुका है। लिखो, एन इलेक्ट्रॉन मेक्स 6.25 into 10 to the power 15 revolutions per second, revolutions per second in hydrogen atom, इन हाइड्रोजन एटम। किसकी बात चल रही है? इलेक्ट्रॉन की। कितने रिवॉल्यूशंस ले रहा है वो? इतने रिवॉल्यूशंस कर रहा है। कितनी देर में? 1 सेकेंड में। ठीक। आपको निकालना है करंट एसोसिएटेड विथ द इलेक्ट्रॉन। ओके, आपको निकालना है करंट एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन। तो ये सवाल है। सवाल उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया। क्या सवाल है? सवाल समझा देता हूं थोड़ा सा कि ये हाइड्रोजन एटम है ना। ये न्यूक्लियस होगा सेंटर पे, और ये घूम रहा है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। इलेक्ट्रॉन कितने चक्कर लगा रहा है? इलेक्ट्रॉन इतने चक्कर लगा रहा है 1 सेकेंड में। 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 15 इतने चक्कर लगाए जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन द्वारा हर सेकेंड। तो क्या इसके साथ करंट एसोसिएट होगा? पहला सवाल तो यही है कि इसके साथ करंट एसोसिएट होगा भी या नहीं। कितने लोग कहते हैं होगा? चैट में बोलो, कितने लोग कहते हैं होगा? कितने लोग कह रहे हैं कि इस सिस्टम में कोई करंट एसोसिएट होगा? और कितने लोग कह रहे हैं कि नहीं होगा? होगा तो क्यों होगा? नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा? सर इसलिए होगा क्योंकि चार्ज है जो कि घूम रहा है, बिल्कुल घूम रहा है। आपने करंट की डेफिनेशन क्या बताई बेटा? हमने करंट की डेफिनेशन ये लिखी, दैट करंट इज नथिंग बट चार्ज फ्लोइंग इन अ गिवन टाइम, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ओके, यहां पे चार्ज कितना है? यहां पे चार्ज है E, और मान लो इसका टाइम पीरियड T है। तो 1/T को आप क्या लिख सकते हो? 1/T को क्या लिख सकते हो? T टाइम पीरियड होता है ना। तो 1/T क्या होता है? 1/T होती है फ्रीक्वेंसी मेरे भाई। 1/T होती है फ्रीक्वेंसी। 1/T होती है फ्रीक्वेंसी। तो करंट क्या बन जाएगा? करंट क्या बन जाएगा? करंट क्या बन जाएगा? करंट क्या बन जाएगा? करंट बन जाएगा E टाइम्स ऑफ F। लिख सकते हैं क्या ऐसा? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो लिख दिया इस बात को हम लोगों ने। करंट को आपने लिख दिया E टाइम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। बहुत बढ़िया। तो क्या आप मुझको फ्रीक्वेंसी देके रखी है? हाँ जी सर देके रखी है। रिवॉल्यूशन पर सेकंड, यही तो होती है फ्रीक्वेंसी। कितनी दे रखी है फ्रीक्वेंसी? और कितना होता है ई होता है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 इंटू फ्रीक्वेंसी हो गई 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 15। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। 6.25 इंटू 1.6, 6 2 12 होता है। ये 6 से थोड़ा ज्यादा, ये 1.5 से थोड़ा ज्यादा है। ओरल तरीका बताऊं कैलकुलेट करने का? 1.6 इंटू 6.25 ओरल, पेन भी नहीं उठाना है। 6.25 का आधा कितना होगा? 3.125 होगा। 6.25 का आधा 3.125। सुनना, सोचना बस मैं क्या बोल रहा हूं। 6.25 इंटू 1.6 करना है। तो मैंने क्या लॉजिक पकड़ा कि 6.25 इंटू 1.5 कर दूं, 6.25 इंटू 1.5 कर दूं। ठीक है, लगभग उतना ही आएगा, लगभग। ठीक है, वैसे तो आपको पूरा मल्टीप्लाई करके निकाल ही सकते हो, मैं एक रफ कैलकुलेशन बता रहा हूं। अगर आपके पास ऑप्शन हैं तो आप मैच कर सकते हैं। तो 6.25 इंटू 1.6 मतलब 1.5 से थोड़ा सा ज्यादा। तो 6.25 इंटू 1.5 कितना होता है ये बताओ? मतलब 6 और 6 का आधा उसमें ऐड करना है। 6.25 और 6.25 का आधा उसमें ऐड करना है, मतलब 6.25 प्लस 3.125, मतलब 10 के काफी पास पहुंच गया। ये 10 के काफी नजदीक पहुंच गया है, लेकिन अभी भी 10 से छोटा है। आपको 1.6 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये क्वांटिटी कितनी बन गई? ये बन गई 10, और इन दोनों को काटो, ये बन गया इंटू 10 टू दी पावर -4। 10 टू दी पावर -4 बन गया क्या? कितना बन गया ये? 10 इंटू 10 टू दी पावर -4। तो ये आपकी कितनी वैल्यू आ रही है? कितनी वैल्यू आ रही है? ये वैल्यू आ रही है 10 टू दी पावर -3। 10 टू दी पावर -3 एम्पियर, मतलब 1 मिली एम्पियर।
कितना आ गया ये 1 मिली एम्पियर। ये आ गया है आपका जवाब। नोट कर लो भैया इस बात को सभी लोग। चाय पी लो आप लोग भी, चाय इन द सेंस ग्रीन टी। चलो आइए बातों को बढ़ाते हैं आगे। लेट्स टेक द डिस्कशन अहेड। इतनी बातें हो चुकी हैं, आई होप कि इतनी बातें सबको बिल्कुल क्लियर हैं। अब देखिए, अब देखिए अगली चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं मीन फ्री पाथ की। एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही प्यारा टॉपिक है ये, मीन फ्री पाथ। ठीक है, मीन फ्री पाथ नाम से ही समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं फ्री पाथ की बात चल रही है, खाली पाथ की बात चल रही है, खाली रास्ते की बात चल रही है। तो किस चीज के खाली रास्ते की बात चल रही है? जैसे मान लो ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन है, ये चौथा इलेक्ट्रॉन है, ये पांचवा इलेक्ट्रॉन है, और ऐसे कई सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, सारे बना नहीं रहा हूं मैं। अब अगर अगर इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग ऑब्जर्व करें, वो क्या कर रहे हैं? बैठे तो नहीं है चुपचाप, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, नाच रहे हैं, इधर से उधर, उधर से इधर, मालूम है हमको। आप ये सोचो कि ये जो इलेक्ट्रॉन है अभी किसी से भिड़ के आया है, ये इलेक्ट्रॉन अभी किसी से भिड़ के आया है और फिर जाके किसी में भिड़ेगा, है ना? अभी किसी से टकरा के ये आया इलेक्ट्रॉन, और टक्कर के पहले हो सकता है कि यहां जा रहा था, टक्कर के बाद अब ये यहां जा रहा है, टक्कर के बाद अब ये यहां जा रहा है, यहां। ठीक है, इधर इधर जा रहा है। अब ये इलेक्ट्रॉन टकराने के बाद चलता जा रहा है और जाके टकराएगा दूसरे इलेक्ट्रॉन में। तब तक ये कुछ x1 डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। सुनना, एक टक्कर से दूसरी टक्कर के बीच में इसने x1 डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। दूसरे इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करूं तो ये कहीं से टकरा के आया है, अब ये जाएगा और टकराएगा इसमें, ये जाएगा और टकराएगा इसमें, इसमें। ठीक है, इसने जाके टकराने में कुछ x2 डिस्टेंस ट्रेवल किया, इसने जाके टकराने में कुछ x2 डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन कहीं से टकरा के आया, जाके इसने टकराने में किसी तीसरे इलेक्ट्रॉन से x3 डिस्टेंस ट्रेवल किया, और ऐसे कई सारे इलेक्ट्रॉन से जो अपने अलग अलग डिस्टेंसेस ट्रेवल करेंगे। और हमको क्या करना है? ये जो इनके फ्री पाथ है, फ्री पाथ, उसका मीन लेना है। नाम से समझ में आ रहा है, मीन ऑफ फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ अर्थ क्या है इसका? मीन ऑफ किस चीज का? फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ मतलब क्या? मीन ऑफ फ्री पाथ। तो ये क्या है? इट इज द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। दिस इज व्हाट वी कॉल एज द मीन फ्री पाथ। डेफिनेशन लिखो, एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड, एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन। एवरेज करना है आपको, इन सारी डिस्टेंसेस का एवरेज लेना, ये कहलाएगा मीन फ्री पाथ। ठीक है, एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, इसको हम लोग कहते हैं मीन फ्री पाथ। ठीक है, डिनोट करेंगे लैम्डा से, डिनोट करेंगे लैम्डा से। और इसका फॉर्मूला आप कैसे लिख सकते हैं? आप ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे। ये अब ये क्या है? ये क्या है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। मान लीजिए कि एक बार टक्कर के पहले x1 डिस्टेंस ट्रेवल हुई, दूसरी बार x2 ट्रेवल हुई, तीसरी बार x3 ट्रेवल हुई, चौथी बार x4 ट्रेवल हुई, x5 ट्रेवल हुई, xn ट्रेवल हुई। तो आपने क्या किया? इन सभी का सम कर दिया। ऐसे तो करते हैं हम लोग, एवरेज ऐसे ही तो लेते हैं, और क्या करते हैं, बस इतनी तो बात है। और इसको किससे डिवाइड कर दिया आपने? नंबर ऑफ कोलिजन से। तो ये आपके पास क्या आ गया? अरे बोलो यार, ये क्या आ गया? ये क्या आ गया आपके पास? मीन फ्री पाथ आ गया। ये आ गया आपके पास मीन फ्री पाथ। ठीक है, चलिए बातें हम बढ़ा रहे हैं आगे। बहुत ही छोटा होता है मीन फ्री पाथ। कितना होगा ये? 10⁻⁻10 के टर्म्स में इतना छोटा होता है मीन फ्री पाथ। चलो अब सर, अगर ये एक जगह से दूसरी जगह जाके टकरा रहे हैं तो इसमें कुछ समय भी लग रहा होगा। इसमें कुछ समय भी लग रहा होगा। हाँ जी, बिल्कुल लग रहा है समय। उस समय को हम क्या कहते हैं? उस समय को हम लोग कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। क्या कहते हैं? रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं वो समय जिसमें कि इलेक्ट्रॉन की कोई टक्कर नहीं हो रही है। मतलब वो कहीं से टकरा के आया है, अब कहीं जाके टकराएगा, कहीं से टकरा के आया है, अब कहीं जाके टकराएगा। तो क्या कह दिया आपने? रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम आपने कह दिया टोटल टाइम बिटवीन टू कोलिजन्स फॉर ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन।
क्या कहा हमने? ये टोटल टाइम, टोटल टाइम सुनना, एक एक शब्द ध्यान से सुनना, लिखते चलना। टोटल टाइम बिटवीन द कोलिजन्स, बिटवीन टू कोलिजन्स ऑफ ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दो इलेक्ट्रॉन्स टकराने में, दो इलेक्ट्रॉन्स टकराने में कितना समय लगा रहा है? जैसे पहला इलेक्ट्रॉन दूसरे से टकराने में फॉर एग्जाम्पल 1 सेकेंड लगा रहा है, अगला वाला आधा सेकेंड लगा रहा है, फिर उसके बाद 2 सेकेंड लग रहे हैं, फिर 0.2 सेकेंड लग रहे हैं। तो ये सारे समय जो है, जो सारे टाइम से, इनको आप एडअप करो, डिवाइड करो नंबर ऑफ कोलिजन से। ये आ गया आपके पास मीन फ्री, ये आ गया आपके पास रिलैक्सेशन टाइम। तो क्या कहा हम लोगों ने ये कहा कि रिलैक्सेशन टाइम इज द एवरेज टाइम, हम लोग हमेशा एवरेज की बात कर रहे हैं यहां पे, टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, दिस इज व्हाट वी कॉल एज द रिलैक्सेशन टाइम। आपने मीन फ्री पाथ कैसे डिफाइन किया था? एवरेज पाथ, एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड, एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन टू कोलिजन्स, मीन फ्री पाथ। रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। ठीक है, सक्सेसिव इंपॉर्टेंट बात है। ओके, जैसे मान लो कि ये एक कोलिजन है, बना देते हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये कहीं से टकरा के आया, ये कहीं से टकरा के, ये इधर से टकरा के आया और ऐसे चल रहा है, और ये इधर से आया और ऐसे चल रहा है। ठीक है, अब ये दोनों आके टकराने वाले हैं, यहाँ पे ये आके टकराने वाले हैं। इनके बीच में जो डिस्टेंस है, टक्कर के पहले इनके बीच की जो डिस्टेंस है, मतलब टकराने के लिए इनको जो डिस्टेंस कवर करनी है, वो है कितनी? वो आपने ले ली कुछ, वो डिस्टेंस आपने ले ली कुछ L। ठीक है, L ले लो डिस्टेंस। कितनी डिस्टेंस ले ली आपने? L डिस्टेंस ले ली आपने इन दोनों के बीच की, बहुत बढ़िया। टक्कर के पहले L डिस्टेंस ले ली। अब क्या बोला आपने? आपने ये बोला कि जो रिलैक्सेशन टाइम है टाउ, टाउ क्या है? टाउ है, टाउ क्या है बेसिकली? टाउ है रिलैक्सेशन टाइम। अब आप लिख सकते हैं, जस्ट अ सेकेंड, अब आप लिख सकते हैं कि ये अगर v वेलोसिटी से चलता हुआ जा रहा है, ठीक है, समझना बात को, v वेलोसिटी से चलता हुआ जा रहा है, तो आप लिख सकते हैं L इक्वल्स टू v टाइम्स ऑफ t। सर अब ये क्या कर दिया आपने? सर अब ये क्या कर दिया? ये हमने कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर दिया है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। तो अब हम लोग किसकी बात करने वाले हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। अभी तक हमने क्या बात की? अभी तक हमने ये बात की कि मीन फ्री पाथ क्या होता है? एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द इलेक्ट्रॉन, बड़ी अच्छी बात है। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? आपने बता दिया, एवरेज टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू कोलिजन्स। और अब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? अब हम लोग बात कर रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। तो हेडिंग लिखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, हेडिंग लिखो सभी लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब बात समझना, बात समझना, बात जैसी दिखेगी वैसी है नहीं। बात जैसी दिखेगी एकदम से, आपको जैसा लगेगा कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो नहीं रहा है, थोड़ा सा अलग पिक्चर है यहाँ पे। जब मैं आपसे ये पूछता हूँ कि बेटा इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, आप ये बताओ, तो आप बोलते हो कि सर वो भाग रहे हैं इधर से उधर, सर वो भाग रहे हैं इधर से उधर, बिल्कुल भाग रहे हैं। अब आपने क्या किया? आपने अचानक से लगा दी एक इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब आपने बैटरी कनेक्ट कर दी, और जैसे ही आपने ये किया, जैसे ही आपने ये किया, जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक फील्ड दी, जैसे ही सिस्टम में इलेक्ट्रिक फील्ड आई, तो क्या हुआ? जैसे ही सिस्टम में इलेक्ट्रिक फील्ड आई तो क्या हुआ? तो ये सभी इलेक्ट्रॉन्स जो कहीं किसी रैंडम डायरेक्शन में जा रहे होंगे, जैसे मान लो ये इधर जा रहा था, 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 ये यहां जा रहा था, है ना? तो सबकी कुछ रैंडम वेलोसिटीज थी, हाँ या ना? बिल्कुल थी। लेकिन अब क्या होगा? अब ये एक डायरेक्शन में इन पे लगना शुरू होगा फोर्स, एक डायरेक्शन में इनके ऊपर लगना शुरू होगा एक फोर्स, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इन सभी इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगेगा। जैसे ही आपने फील्ड लगाई तो ये सब खींचेंगे ना एक तरफ। अब आपको फील करनी पड़ेगी, थोड़ी सी बात फील करनी पड़ेगी। जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये यहां जा रहा था, 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 अचानक से वो फील्ड चालू हो गई, तो क्या होगा? इस पे यहां खिंचाव लगेगा, इस तरफ खिंचाव लगेगा। ये यहां जा रहा था और एकदम से फील्ड चालू हुई, तो अब ये पहले क्या करेगा? पहले रुकेगा, फिर उस तरफ जाएगा। इसकी डायरेक्शनैलिटी चेंज होगी उस फील्ड के कारण। क्यों? क्योंकि जैसे ही फील्ड लगी, जैसे ही इलेक्ट्रॉन पे फील्ड लगी, जैसे ही इलेक्ट्रॉन पे फील्ड लगी, वैसे ही उस पे एक फोर्स भी लगा।
जैसे ही इलेक्ट्रॉन पे फील्ड लगी वैसे ही उस पे एक फोर्स भी लगा, बिल्कुल लगा, बिल्कुल लगा, लगा ना? हां, ठीक है। उसके फोर्स के कारण क्या हुआ? उसमें एक्सेलरेशन आया। कितना एक्सेलरेशन आया सर? इतना एक्सेलरेशन आया। एक्सेलरेशन इज फोर्स अपॉन मास, ई डिवाइडेड बाई एम। ओ ओ, अभी ये इलेक्ट्रॉन जाके टकराएगा किसी में, क्योंकि कहीं ना कहीं से कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन तो आ रहा होगा। ये यहां जा रहा था, जैसे फील्ड लगाई ये इधर मुड़ा, ये इधर जा रहा था, जैसे फील्ड लगाई ये मुड़ा। अब कहीं से कोई तीसरा इलेक्ट्रॉन आके तो टकराएगा इसमें। और दो कोलिजन्स के बीच के समय को आप क्या लिखते हैं? आपको मालूम है, आप लिखते हैं टाउ। तो मैंने ये बोला कि बेटा दो कोलिजन्स के बीच के समय को टाउ लिखते हैं, टाउ रिलैक्सेशन टाइम। मैंने ये बोला कि इक्वेशन लगाओ ना, v इक्वल टू यू प्लस ए टी जो होती है ना, वो लगाओ ना, लगा दो v इक्वल टू यू प्लस ए टी। v की आपको चर्चा करनी है, u को आपने जीरो कह दिया, एक्सेलरेशन को आपने लिख दिया ई डिवाइडेड बाई एम, और टाइम को आपने लिख दिया टाउ, रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन आपके सामने आ गया, ये एक्सप्रेशन आपके सामने आ गया। क्या है ये? v इक्वल टू ई टाउ डिवाइडेड बाई एम। अच्छा ठीक है, ठीक है, करते हैं चर्चा। ठीक है, इतनी बात लिखते चलो, इतनी बातें बनाओ, अभी शुरुआत हुई है, अभी शुरुआत हुई है, इतनी बातें बना लो जल्दी से, हट रहा हूं मैं, क्विक। हाँ जी, तो चलो क्या बातें की हम लोगों ने? वीडी के बारे में लिखा, डेफिनेशन लिख लेते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की आखिरकार है क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी? तो हम ये कह सकते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द वेलोसिटी अटेन्ड बाय द चार्ज्ड पार्टिकल्स और इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत 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 छोटी होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू, ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 टू द पावर -4 मीटर पर सेकेंड। लिख लो ये बात, कितना ऑर्डर होता है इसका? 10 टू द पावर -4 मीटर पर सेकेंड की टर्म्स की होती है ये। ठीक है, अब जो बातें हम लोगों ने चालू की, इसी को बढ़ाते हैं आगे। जो बातें हम लोगों ने शुरू की हैं इसी को करते हैं कंटिन्यू। हमें देखना है रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या रिलेशन देखना है हमको? करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का रिलेशन। बढ़िया रिलेशन है, इंपॉर्टेंट रिलेशन है। तो आइए करते हैं शुरुआत, देखते हैं जरा क्या बातें कर रहे हैं हम लोग। मान लो कि ये आपके पास मैंने एक मटेरियल दे दिया है ना, सुनते चलना ध्यान से। ये एक मटेरियल है, ठीक। इस मटेरियल की जो एरिया है वो ए है, इस मटेरियल की जो लेंथ है वो एल है। बहुत अच्छी बात है, एल लेंथ ए एरिया। अब मैंने ये कहा कि इस सिस्टम का जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, एक स्पेशल टर्म डिफाइन कर रहा हूं मैं, स्मॉल एन। ठीक है, ये क्या है? ये है नंबर, लिख रहा हूं मैं एक बात ध्यान से देखना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, क्या बन गया ये बन गया नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम। ओके, वॉल्यूम को क्या लिख सकते हो आप लोग? वॉल्यूम को आप लिख सकते हो एरिया इंटू लेंथ, लिख सकते हो क्या? तो लिख दिया। वॉल्यूम को लिख सकते हो एरिया इंटू लेंथ, लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, लिख सकते हो ना? हाँ, तो लिख दिया, बड़ी अच्छी बात है। अब मैं आपसे यह पूछ रहा हूं कि करंट बेसिकली होता क्या है। मैं एक एक बात पूछता जा, अभी मैंने क्या बताया, बस ये मटेरियल है, इसमें कई सारे इलेक्ट्रॉन्स है। कितने इलेक्ट्रॉन्स है? स्मॉल एन इलेक्ट्रॉन है पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक, करंट क्या होता है? करंट
करंट क्या होता है? करंट होता है, करंट होता है टोटल चार्ज ट्रांसफर्ड इन अ गिवन टाइम। ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, वही तो बात होती है। सर आप चार्ज को क्या लिखोगे? बेटा चार्ज को हम लोग क्या लिखेंगे? चार्ज को हम लिखेंगे n टाइम्स ऑफ ई। सर n क्या है? n है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कैपिटल N क्या है? कैपिटल N है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, अच्छा तो लिख देते हैं यहां पे स्मॉल n क्या है? स्मॉल n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। कैपिटल N क्या है? सर कैपिटल N है टोटल, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। चलो बड़ी अच्छी बात है, दो बातें हमने लिखी है, एक छोटा एन एक बड़ा एन। छोटा एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। बड़ा एन क्या है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा अच्छा अच्छा। तो सर अगर मैं करंट की बात करूं, अगर मैं करंट की बात करूं तो क्या मैं करंट को डी क्यू बाई डी टी लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। या तो क्यू बाई टी लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। क्या क्यू को मैं एन टाइम्स ऑफ ई डिवाइडेड बाई टी लिख सकता हूं? हां जी बिल्कुल। क्या एन को, क्या एन को, क्या एन को, क्या एन की वैल्यू हम लोग स्मॉल एन टाइम्स ऑफ वॉल्यूम, स्मॉल एन टाइम्स ऑफ वॉल्यूम जो कि होता है ए इंटू एल, ऐसा कर सकते हैं? अरे ये लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं। तो रख दें वैल्यू उठा के? हाँ जी रख देते हैं। क्या बन जाएगा ये? आई इक्वल टू स्मॉल एन इंटू ई इंटू ए इंटू एल डिवाइडेड बाई टी। ओ, क्या आपको भी देखने लगा? क्या आपको भी दिखने लगी वो टर्म? क्या आपको भी दिखने लगी वो टर्म? हां जी दिखने लगी। तो क्या I इक्वल टू एन ई ए टाइम्स ऑफ वी डी, ऐसा लिख सकते हैं? क्या ऐसा लिख सकते हैं हम लोग? I इक्वल टू एन ई ए वी डी क्या है ये टर्म? लेंथ अपॉन टाइम, वेलोसिटी की टर्म है, वेलोसिटी की टर्म। I इक्वल टू एन ई ए वी डी। एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, बड़ा मजा आया ये बात सुन के, अच्छा लगा। तो तो थोड़ा सा समझना मतलब क्या है इस बात का। सर आपने तो बोला कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये ड्रिफ्ट कर रहे होते हैं एक तरफ, लेकिन आपने ये भी बताया भी पिछले पेज में कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू जो होती है बहुत ही कम होती है, लगभग 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। लेकिन इलेक्ट्रॉन तो बहुत तेजी से इधर उधर भाग रहे होते हैं, भयंकर तेजी से, तो फिर ये इतनी कम कैसे? इलेक्ट्रॉन जब इतनी तेजी से उछल रहा है, कूद रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, नाच रहा है ना, तो फिर ये इतनी कम कैसे? सवाल समझ में आया? जब इलेक्ट्रॉन इतनी तेजी से आ रहा है, जा रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, कूद रहा है, तो ये इतनी कम कैसे है? यही तो मुद्दा है। अब बात समझना, इसके लिए पॉइंट ये है, फील करना। ये मेरा हाथ इधर जा रहा था तेजी से, ये मेरा हाथ इधर जा रहा था, ये इधर जा रहा था, अचानक से एक फील्ड चालू हुई। तो इन सबके साथ क्या हुआ ना, कि ये इधर जा रहा था, फिर ये टकराया किसी में और अपोजिट तरफ अट्रैक्ट होने लगा। लेकिन जब आगे बढ़ा तो फिर किसी में टकराया, फिर किसी दूसरी दिशा में जाने लगा, प्लस एक कंटिन्यूस पुल है आगे की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन जब आगे बढ़ता है तो ऐसा नहीं है कि वो पहले सब इधर भाग रहे थे अब बिल्कुल एकदम मजे से एक तरफ चलने लगे, ऐसा नहीं हुआ है। रियलिटी में ऐसा नहीं हुआ है। रियलिटी में भगदड़ मची हुई है, लेकिन ये पूरी भगदड़, ये पूरी भगदड़ अब धीरे धीरे एक तरफ बढ़ रही है। मतलब आप समझो कि मधुमक्खी का छत्ता, जिसमें मधुमक्खियां आपस में भी इधर 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 नाच रही हैं, और साथ में हवा इतनी तेज चल रही है कि पूरा का पूरा मधुमक्खी का छत्ता, ऐसे उड़ती हुई मधुमक्खियां, एक ग्रुप ऑफ हनी बीज जो कि उड़ रही हैं इधर, उड़ते 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 ऐसे इधर जा रही हैं। आप मेरे हैंड का मोशन देखो, जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाई थी तो इलेक्ट्रॉन्स का मोशन ये है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाई तब इलेक्ट्रॉन्स का मोशन ये, इलेक्ट्रॉन्स का मोशन ये, जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाई तो इलेक्ट्रॉन्स का मोशन ये। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी तो ये मोशन करते 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 निकल लिए। अच्छा, तो ये वाली स्पीड तो काफी सारी थी, लेकिन जिस स्पीड पे मैं धीरे धीरे सरक रहा हूं, ये है ड्रिफ्ट स्पीड। फील आया? ये है ड्रिफ्ट स्पीड। ओ, ओ, अच्छा अच्छा
अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, ये बात लिख लो, लिख लो। थोड़ी ग्रीन टी भी लेते हैं, गला खराब हो गया है। हम्म। चलिए, अभी हमने क्या लिखा? काफी सारे सवाल करने हैं आज हमको, ठीक है। सुनो, अभी अभी हम लोगों ने क्या लिखा? अभी अभी हम लोगों ने ये लिखा कि सर जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो होती है एक तो ई टाउ बाय एम। बिल्कुल। और दूसरी बात आपने क्या लिखी? आपने लिखी आई इक्वल टू एन ई ए वी डी। दूसरी बात आपने क्या लिखी? आपने लिखी आई इक्वल टू एन ई ए वी डी। वी डी इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वी डी इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वी डी इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बिल्कुल, है ना, है ना, है ना, है ना, बिल्कुल। अच्छा, अब मैं एक टर्म डिफाइन कर रहा हूं, अब मैं एक टर्म डिफाइन कर रहा हूं, मोबिलिटी। ओके, अब मैं एक टर्म डिफाइन कर रहा हूं मोबिलिटी, जिसको डिनोट करते हैं हम लोग म्यू से। मोबिलिटी बेसिकली क्या होती है कि कितनी फील्ड लगाई और इलेक्ट्रॉन का मोशन कितना हुआ। कितनी फील्ड लगाई और कितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी आई, इसका रेशो है वो। मतलब क्या कंपैरिजन चल रहा है यहां पे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो हमने कहा मोबिलिटी इट इज दी इट इज दी ड्रिफ्ट वेलोसिटी experienced per unit electric field, per unit electric field। हम्म, क्या है ये? ये है ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब म्यू को आपने क्या लिख दिया? म्यू को आपने लिख दिया वीडी डिवाइडेड बाय ई। ओके, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब देखो हम यहां पे क्या करने वाले हैं। क्या आपको यहां पे जे दिख रहा है? किसी को जे दिख रहा है यहां पे? जे, या किसी को यहां पे जे दिख रहा है? जे नहीं दिख रहा है? दिखेगा। क्या आप लोग आई और ए को डिवाइड कर सकते हो? हाँ जी सर, कर सकते हैं। तो क्या हम लोग जे को आई बटा ए ऐसा लिख सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या जे का एक्सप्रेशन एन ई वी डी हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। एक और काम का फॉर्मूला आया, ये लो डब्बे में डाल दिया। अरे रे 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 रे, एक और काम का फॉर्मूला आया जिसको मैंने डब्बे में डाल दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, मजा आ गया। एक फॉर्मूला जे का आपको एज इट इज याद रखना है। कौन सा? पहले भी मैंने उसकी चर्चा की थी फर्स्ट सेशन में कि जे इक्वल टू ई टाइम्स ऑफ सिग्मा। या तो वेक्टर फॉर्म में लिखें तो जे इक्वल टू सिग्मा टाइम्स ऑफ ई। की थी? बिल्कुल की थी, बिल्कुल। तो इतनी बातें ठीक है। फॉर्मूला नंबर 1, एक्सप्रेशन नंबर 1, एक्सप्रेशन नंबर 2, और यहीं से लिख दिया हम लोगों ने एक्सप्रेशन नंबर 3, है ना, बिल्कुल। हम लोग इक्वेट करके यहां से सिग्मा की वैल्यू निकाल सकते हैं। हम लोग इक्वेट करके यहां से सिग्मा की वैल्यू निकाल सकते हैं, या तो जे की वैल्यू एक और क्या रख सकते हैं हम लोग, देखो जरा, है ना। मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, आपने अभी भी लिखा जे इक्वल टू ई सिग्मा और जे इक्वल टू ये ऊपर वाला एक्सप्रेशन। ठीक, इक्वेट कर रहा हूं मैं। तो सिग्मा इंटू ई इक्वल टू एन ई वी डी, एन ई वी डी लिख सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब वी डी डिवाइडेड बाई ई क्या लिख सकते हैं हम लोग? इसको डिवाइड में भेज दो, इसको यहां पे डिवाइड में भेज दो। तो वी डी डिवाइडेड बाई ई क्या बन जाएगा? म्यू बन जाएगा, म्यू। वी डी डिवाइडेड बाई ई क्या बन जाएगा? म्यू बन जाएगा। तो सिग्मा कितना आ गया? सिग्मा आ गया, सिग्मा क्या है? कंडक्टिविटी, एन इंटू ई टाइम्स ऑफ म्यू, एन इंटू ई टाइम्स ऑफ म्यू। सिग्मा क्या है? सिग्मा है कंडक्टिविटी।
क्या बन गया ये, एन इंटू ई टाइम्स ऑफ म्यू, खेल खत्म। ठीक है, और 1/सिग्मा होता है रो, 1/सिग्मा होता है रो, तो रो को आप क्या लिख दोगे यहीं से, 1/n इंटू ई टाइम्स ऑफ म्यू। नोट करो, नोट करो इस बात को जल्दी, काम की बातें सारी, रटना नहीं है बेसिकली कोई भी इनमें से। आपने अगर अभी सीक्वेंसिंग का ध्यान रखा है तो ये सारी वैसे ही याद हो जाएंगे आपको। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले वैसे ही याद हो जाएंगे। चलो अब करते हैं एक सवाल इस पे। एक सवाल कर रहे हैं हम लोग, क्या कहता है ये सवाल, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कॉपर वायर of length 2 meter under the application of potential difference is this much, the mobility will be। सर क्या होती है मोबिलिटी, बेटा मोबिलिटी होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट फील्ड। ओ सर फील्ड क्या होती है, सर फील्ड क्या होती है, सर फील्ड क्या होती है, फील्ड होती है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड वाइज बता रहा हूं बस मैं, डेल्टा वी बाई एल, है ना, प्लस माइनस की चर्चा नहीं कर रहे हैं। वैसे हमको मालूम है इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा वी बाई एल, या तो माइनस ऑफ ई इक्वल टू, सीखा ना हम लोगों ने माइनस ऑफ डी वी बाई डी एल, ये सीखा हम लोगों ने कि नहीं सीखा, बिल्कुल सीखा। माइनस क्यों लगता है, बिकॉज अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेज, ये स्टेटमेंट्स बताए थे। मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, तो क्या मैं उसको सिंपली वी या डेल्टा वी, डायरेक्टली आपको जो डेल्टा वी दे के रखा हुआ है, डिवाइडेड बाई एल, ऐसे लिख सकता हूं क्या, अरे ऐसे लिख सकता हूं क्या, लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख दिया हम लोगों ने। तो ई की वैल्यू क्या लिख दी आपने, डेल्टा वी डिवाइडेड बाई एल, तो एल ऊपर चला गया। तो सर अब ये वी से भी काट दें क्या वी एक तरफ लिखा है वी डी और नीचे लिखा है वी, तो सर ये सिर्फ डी बच जाएगा, ऐसा कर दें क्या, ऐसा करोगे ना इतनी मार पड़ेगी। ठीक है, एग्जाम तो ठीक है, पहले मार पड़ेगी इसमें, फेल बाद में होगा, पहले मार पड़ेगी ऐसी हरकतें करोगे तो म्यू कितना बन गया, म्यू बन गया वी डी, कितनी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, कितना देके रखा हुआ है 0.5, 0.5 को मैं लिख रहा हूँ 1/2 इंटू लेंथ, लेंथ कितनी देके रखी है 2 मीटर, डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हुआ है 200 वोल्ट। तो ये कितना आ गया आपका आंसर, 1/200। 1/200 कितना होता है, 1/200, 1000 मल्टीप्लाई कर दो, 1000 डिवाइड कर दो, 1000 डिवाइड मतलब 10⁻³ तो ये बन गया 5। तो 5 इंटू 10⁻³ 5 इंटू 10⁻³ इज द मोबिलिटी। ये है सही जवाब। ठीक है अच्छा यूनिट क्या होगी मोबिलिटी की, सर यूनिट की अगर हम लोग बात करें मोबिलिटी की, तो आपने बोला कि वो वेलोसिटी डिवाइडेड बाय फील्ड की यूनिट है। तो मतलब वेलोसिटी होती है मीटर पर सेकंड और फील्ड होती है फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज, है ना, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज। तो क्या यूनिट बन जाएगी इसकी, क्या डायमेंशंस बन जाएंगे इसके, इसकी यूनिट्स अगर आप निकालना चाहें तो फोर्स को रखिए मास इनटू एक्सीलरेशन, डायमेंशंस आप निकालना चाहें ये क्या है, लेंथ एल डिवाइडेड बाय टी, एम्पियर सेकेंड डिवाइडेड बाय m l t - 2, हाँ या ना। तो ये कितना बन जाएगा, ये कितना बन जाएगा, कर लो इसको कैलकुलेट। ठीक है, कर लो इसको कैलकुलेट, ये आपको मिल जाएंगे यूनिट्स और डायमेंशंस इसके। चलिए बातें बढ़ा रहे हैं आगे, बातें बढ़ा रहे हैं आगे। सवाल क्लियर है, क्या निकालना था, मोबिलिटी निकालनी थी, क्या देके रखा था, लेंथ देके रखी थी, पोटेंशियल डिफरेंस देके रखा था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी देके रखी थी, आपसे मोबिलिटी पूछी आपने निकाल दी। रिलेशन क्या यूज किया, ये रिलेशन यूज किया, ये रिलेशन यूज किया आपने। ठीक, चलो अगला सवाल पढ़ो जरा, सवाल क्या कह रहा है। करंट फ्लोज इन अ वायर ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन विथ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवलिंग विथ ड्रिफ्ट वेलोसिटी v, if an equal current flows in the wire of twice radius the new drift अच्छा 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 अच्छा, बढ़िया 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 लॉजिक, बढ़िया लॉजिक, बढ़िया लॉजिक। करंट फ्लो कर रहा है एक क्रॉस सेक्शनल एरिया ए में, एक क्रॉस सेक्शनल एरिया ए और दूसरा क्रॉस सेक्शनल एरिया 2a। एक क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको देके रखा है ए और दूसरा क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको देके रखा हुआ है 2a, है ना। पहले वाले में करंट है आई, दूसरे वाले में भी करंट है आई, ओ सॉरी ट्वाइस ऑफ रेडियस, ट्वाइस ऑफ रेडियस, ट्वाइस ऑफ रेडियस, तो एरिया 4 टाइम्स हो जाएगा, एरिया 4 टाइम्स हो जाएगा। क्यों 4 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि एरिया क्या होता है πr², पाई टाइम्स ऑफ आर स्क्वेयर। ठीक, बहुत बढ़िया।
आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी की चर्चा करनी है, आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी की चर्चा करनी है। क्या होता है फॉर्मूला? फॉर्मूला ये होता है I इक्वल्स टू एन ई ए वी डी। अब अगर आपके पास करंट सेम है, ठीक है, और आपको बोल के रखा है करंट फ्लोज इन अ वायर विथ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवलिंग फ्रॉम ड्रिफ्ट दिस इक्वल करंट फ्लोज इन अ वायर ऑफ ट्वाइस रेडियस। मटेरियल पे चर्चा नहीं की है, मटेरियल पे चर्चा नहीं की है, तो हम लोग एन सेम लेंगे। अगर आपके पास कॉपर का वायर है तो आप उसकी कितनी भी लेंथ ले लो, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम कांस्टेंट होंगे। क्या मतलब है इस बात का? कि अगर जैसे ही मान लो एक कॉपर वायर है, ठीक है, तो मैं इसका इतना हिस्सा देख लूं, या मैं इसका इतना हिस्सा देख लूं, या मैं इसी तरह का मोटा वायर ले लूं, इसी तरह का मोटा वायर ले लूं मैं, ठीक है। इन सिचुएशंस में, इन केसेस में, इस प्रकार के वायर्स में जब तक आपको बताया ना जाए कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम डिफर कर रहे हैं, तब तक आप सेम लोगे। क्या मतलब है इस बात का? इसका मतलब है कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं गिवन रीजन में, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं गिवन वॉल्यूम में। कोई भी आप एक रीजन का सिलेक्ट करो, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये डिफाइन करेगा एन, ठीक है। तो एन भी इसके लिए सेम ले रहे हैं, ई तो सेम होता ही है। मतलब बात किस पे आके अटक गई? सिर्फ एरिया और ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे। तो अगर बाकी सारी चीजें कांस्टेंट हैं, अगर बाकी सारी चीजें कांस्टेंट हैं, फिर से कह रहा हूं, अगर बाकी सारी चीजें कांस्टेंट हैं, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि एरिया इनटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है वो रहना चाहिए कांस्टेंट? क्या मैं ये कह सकता हूं कि एरिया इनटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहना चाहिए? मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनवर्सली वेरी करेगी एरिया से, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनवर्सली वेरी करेगी एरिया के, ठीक है। इनवर्सली डिपेंडेंट है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया से। अच्छी बात है, ठीक है। तो आपने एरिया का क्या किया? एरिया आपने बढ़ा दिया 4 गुना, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगी? घट जाएगी 4 गुना, तो आंसर आ गया सी। सिंपल सवाल था यार, आसान सवाल था, काफी आसान सवाल था, हाँ या ना? बिल्कुल था। चलो बातें बढ़ा रहे हैं आगे, लेट्स टेक द डिस्कशन अहेड। कुछ पॉइंट्स थ्योरेटिकल आपके लिए लिखे हुए हैं, लेकिन उसके पहले अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। चलिए, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ शुरू कर रहे हैं हम लोग। क्या है बेसिकली ओम्स लॉ? क्या कहता है ओम्स लॉ? ओम्स लॉ को आप कुछ ऐसे समझिए, ओम्स लॉ को कुछ आप ऐसे समझिए, जैसे मैंने पहले भी ये एग्जाम्पल दिया था पोटेंशियल समझाते समय, पोटेंशियल एनर्जी समझाते समय, कि मान लो अगर ये कंडक्टर है, अगर ये कंडक्टर है, या तो ये एक पाइप है, कंडक्टर को भी गोली मारो अभी थोड़ी देर के लिए, एक पाइप है जिसके अंदर थोड़ा सा पानी बचा हुआ है, एक पाइप है जिसके अंदर थोड़ा सा पानी बचा हुआ है। ये पानी पड़ा रहेगा, ये पानी रखा रहेगा, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस पानी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे रखा है वैसे ही रखा रहेगा। कब तक? जब तक कि आप इसको टिल्ट ना कर दो, जब तक कि आप इसको ऐसे उठा के एक तरफ से उठा ना दो। टिल्ट करना मतलब एक तरफ से उठा ना दो, जैसे उठाओगे तो क्या होगा? ये पानी जो है सड़क पे आ जाएगा, ऐसे बह जाएगा, बह जाएगा, है ना। ये पानी जो है जमीन पे आ गया, ये पानी जमीन पे आ गया। क्यों आया ये जमीन पे? क्यों आया ये पानी जमीन पे? ये पानी जमीन पे इसलिए आया क्योंकि, ये पानी जमीन पे इसलिए आया क्योंकि, क्योंकि दोनों एंड्स के बीच में कोई पोटेंशियल का डिफरेंस था, दोनों एंड्स के बीच में कोई पोटेंशियल का डिफरेंस था, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस था। इसको मैं लिख सकता हूं कि यहां पे हाइट का डिफरेंस है, पोटेंशियल किस वजह से क्रिएट हुआ है? हाइट के डिफरेंस के कारण, हाइट के कारण पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस आया, बिल्कुल। यही कारण होता है कि एक मटेरियल में, एक कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स जो है मूव करने लगते हैं। यही कारण होता है कि कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव करने लगते हैं ऑन द एप्लीकेशन ऑफ फील्ड। क्योंकि जैसे ही आप फील्ड लगाएंगे, जैसे ही आप फील्ड लगाएंगे, वैसे ही क्या होगा? वैसे ही उन इलेक्ट्रॉन्स पे एक पुल लगेगा दोनों एंड्स के बीच में, दोनों एंड्स के बीच में VA VB इतना पोटेंशियल डिफरेंस है, पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन्स ने क्या किया? जिसके कारण इलेक्ट्रॉन्स ने मूव करना शुरू किया। तो अब बात यह है कि जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जितना
ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना तेजी से पानी निकलेगा। पाइप से सोचो, पाइप से जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस, जितना ज्यादा हाइट का डिफरेंस, उतनी जल्दी पानी निकला, हाँ या ना? कह सकते हैं मतलब जितनी ज्यादा हाइट उतना जल्दी पानी निकला, और यहां पे जितना ज्यादा पोटेंशियल लगाओगे उतना ज्यादा करंट फ्लो करेगा। मतलब क्या है? मतलब यह है कि जो रिलेशन होगा वी और आई में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब सुनना बात को, इसमें भी कंट्रोवर्सी है थोड़ी सी। इसमें कंट्रोवर्सी ये है कि एक्चुअल में करंट प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल के। मैं इतनी देर से क्या बोल रहा हूं कि जितना पोटेंशियल लगाऊंगा उतना करंट आएगा। कितना करंट आया वो डिपेंड कर रहा है पोटेंशियल डिफरेंस पे, हाँ या ना? अरे भाई तुमने कितना करंट, तुम्हारे पास कितना करंट आया वो डिपेंड कर रहा है कि तुमने कितना पोटेंशियल लगाया उस बात पे। तो आई प्रोपोर्शनल टू वी है, आप वी प्रोपोर्शनल टू आई क्यों लिख रहे हो? क्योंकि फिजिक्स में हम हमेशा कॉज इफेक्ट रिलेशन फॉलो करते हैं। इफेक्ट इज डिपेंडेंट अपॉन कॉज। लिखेंगे क्या आप? कॉज प्रोपोर्शनल टू इफेक्ट। इफेक्ट कौन है? जो दिखता है आपको, प्रभाव कौन है? वो करंट है। और कॉज यानी कारण, कारण कौन है? कारण पोटेंशियल डिफरेंस है। समझे? तो यहां पे आप क्या लिखोगे? यहां पे आप लिख दोगे V इक्वल्स टू R टाइम्स ऑफ I। ओ, नया हीरो आ गया पिक्चर में, एक नया हीरो आ गया पिक्चर में। अब ये नया हीरो कौन है? ये नया हीरो कौन है? ये नया हीरो है रेजिस्टेंस। ये नया हीरो है रेजिस्टेंस। अब ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ ये कहता है कि एक ओमिक डिवाइस के लिए, फॉर एन ओमिक डिवाइस जो कि ओम्स लॉ फॉलो कर रही है, V और I में लीनियर रिलेशन होगा, यानी V इक्वल्स टू I टाइम्स ऑफ R होगा। अच्छा, अच्छा, बड़ी अच्छी बात है। अब ये R के बारे में तो आपने कुछ बताया नहीं। R क्या है? R है रेजिस्टेंस। R है रेजिस्टेंस, ठीक है, जिसको कि हम कहते हैं रुकावट, हिंडरेंस। हिंडरेंस, रुकावट किस चीज में? इलेक्ट्रॉन के मोशन में। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। अब ये अगर एक मटेरियल है तो इस मटेरियल में, इस मटेरियल में ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस मटेरियल में ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन्स भागा दौड़ी कर रहे हैं इधर से उधर, ठीक है। आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगा भी दोगे तो भी ऐसा नहीं कि तुरंत ये एक तरफ से दूसरी तरफ चले गए। ये जब जाना शुरू करेंगे तो भी इनको कोई बाधा फेस करनी पड़ेगी, कोई रुकावट फेस करनी पड़ेगी, आपस में टक्करें वक्करें होंगी, हाँ या ना? बिल्कुल होंगी। और वही रुकावट हम लोग समझते हैं रेजिस्टेंस के टर्म्स में। किसके टर्म्स में? रेजिस्टेंस के टर्म्स में। अच्छा, तो आपने लिखा V इक्वल टू आई आर। अब 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 अगर मैं एक आइडियल कंडक्टर की बात करूं, ओमिक डिवाइस की बात करूं, तो ये ग्राफ कैसा जाना चाहिए? ये ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट जाना चाहिए, बिल्कुल इसमें वेरिएशन नहीं आना चाहिए। V वर्सेस I का ग्राफ एक आइडियल डिवाइस के लिए, एक आइडियल ओमिक डिवाइस के लिए, ओमिक डिवाइस के लिए बिल्कुल ऐसा जाना चाहिए, स्ट्रेट जाना चाहिए, सीधा का सीधा, ठीक है, ठीक है। तो मतलब हम ये कहते हैं कि अगर आपकी डिवाइस ओम्स लॉ को फॉलो कर रही है, अगर आपकी डिवाइस ओम्स लॉ को फॉलो कर रही है, तो जो VI कैरेक्टरिस्टिक होगा, VI कैरेक्टरिस्टिक वो लीनियर होगा। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब ये है, इस बात का मतलब ये है, इस बात का मतलब ये है कि अगर Y एक्सिस पे आप देखो कि कितना पोटेंशियल चेंज हुआ, X एक्सिस पे देखो कितना करंट चेंज हुआ, ठीक है, तो इसका जो स्लोप है वो आपको क्या दे रहा है? इसका स्लोप आपको क्या दे रहा है? इस VI ग्राफ का जो स्लोप है ना, स्लोप, सर अब स्लोप क्या होता है हम तो ये भी भूल गए। अरे बेटा ऐसा मत करो यार, स्लोप क्या होता है सर हम तो भूल गए, सच में थोड़ा सा बता दो जल्दी से, डर लग रहा है सर, घबराहट हो रही, जल्दी बता दो। स्लोप का नाम ले लिया आपने, नई नई चीजें बोल देते हो बीच में लेक्चर के, चंचल मन अति रैंडम घबरा गया हमारा। अब ये स्लोप की अगर आप बात करो तो भैया स्लोप ये होता है चेंज इन वाई, चेंज इन एक्स, एम से डिनोट करते हैं स्लोप को, SLOPE, वो होता है क्या? डेल्टा वाई बटा डेल्टा एक्स। अच्छा, तो यहां पे स्लोप आपने कितना लिख दिया? स्लोप आपने लिख दिया रेजिस्टेंस के बराबर। स्लोप आपने कितना लिख दिया? स्लोप आपने रख दिया रेजिस्टेंस के बराबर।
ठीक है, समथिंग लाइक दिस। स्लोप है ना इसका, वी आई कैरेक्टरिस्टिक का स्लोप बनेगा ये, लिख लो इस बात को। हम्म, तो अगर मैं आपके सामने दो लाइंस बना दूं, एक सफेद लाइन और एक ऑरेंज लाइन, इनमें से ज्यादा रेजिस्टेंस किसका है? इनमें से रेजिस्टेंस ज्यादा किसका है? सर स्लोप ज्यादा किसका है? तुम बताओ स्लोप ज्यादा किसका है? सर स्लोप क्या होता है बेटा? स्लोप होता है टेन थीटा। स्लोप होता है टेन थीटा। तो जितना ज्यादा एंगल उतना ज्यादा स्लोप। मतलब मैं ये कह सकता हूं इस डिस्कशन से कि रेजिस्टेंस ऑफ वन इज ग्रेटर देन द रेजिस्टेंस ऑफ टू। रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल वन इज ग्रेटर देन द रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल टू। लिख सकते हैं? हाँ जी लिख सकते हैं, लिख दिया हमने। वन का रेजिस्टेंस ज्यादा है टू के रेजिस्टेंस से। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। ठीक। सर रेजिस्टेंस की यूनिट आप क्या लिख सकते हो बेटा? रेजिस्टेंस की यूनिट अभी के लिए हम लोग लिख रहे हैं, अभी के लिए हम लोग लिख रहे हैं वोल्ट पर एम्पियर। और एसी की स्टैंडर्ड यूनिट है ओम। एसी को हम लोग कहते हैं ओम। क्या कहते हैं? ओम, OHM, ओम। ठीक है, बेसिक बेसिक बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, कोई हाई फाई बातें नहीं है ये। नॉन लीनियर क्या होता है ये हम लोग पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर में। नॉन लीनियर अभी के लिए मैं छोड़ रहा हूं, ये हम लोग सेमीकंडक्टर में पढ़ेंगे। ठीक है। अब सर ये जो रेजिस्टेंस की आपने बातें बताई, जिस रेजिस्टेंस की आपने बातें बातें बताई, ये डिपेंड किस पे करता है? ये डिपेंड किस पे करता है? जो रेजिस्टेंस है ये डिपेंड किन बातों पे करता है? किन पॉइंट्स पे, किन पैरामीटर्स पे डिपेंड कर रहा है रेजिस्टेंस? तो मैंने ये कहा कि बेटा अगर आपके पास एक कंडक्टर है, सुनना बात ध्यान से, ठीक है। अगर आपके पास एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ L है और जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, तो जो रेजिस्टेंस होगा ना, जो रेजिस्टेंस होगा इस मटेरियल का, वो एक तो डिपेंड करेगा इसकी लेंथ पे। जितनी ज्यादा लेंथ उतना ज्यादा रेजिस्टेंस। ओ अच्छा। ये रेजिस्टेंस इनवर्सली डिपेंड करेगा एरिया के। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस, सॉरी जितना ज्यादा एरिया उतना कम रेजिस्टेंस। ओके 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 ओके, ठीक है, इतनी बात तो ठीक है। इन दोनों बातों को अगर हम कंबाइन कर दें तो क्या लिख सकते हैं? इन दोनों बातों को कंबाइन करके हम लिख सकते हैं आर इक्वल टू, या तो आर प्रोपोर्शनल टू एल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। आर प्रोपोर्शनल टू लेंथ और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। प्रोपोर्शनैलिटी हटेगी तो कौन आएगा? कांस्टेंट आएगा। कैसा कांस्टेंट आएगा? वो कांस्टेंट कहलाता है रेजिस्टिविटी रो। आर इक्वल टू रो एल बाई ए, ये बन गया एक्सप्रेशन। अच्छा, अब ये रो क्या है सर? ये जो रो की आप बात कर रहे हो ये क्या है? ये है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी, इसी को हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी कह लो या तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कह लो, बड़ी अच्छी बात है। रो की यूनिट क्या बन जाएंगी? रो की यूनिट बन जाएंगी आर ए बाई एल। मतलब के ओम, ये मीटर स्क्वायर और ये मीटर, तो मीटर, ओम मीटर, ओम मीटर। बहुत बढ़िया, ठीक है। ओम मीटर इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी के बारे में हम लोग कुछ बातें लिख रहे हैं। रेजिस्टिविटी के बारे में हम लोग कुछ बातें लिख रहे हैं। क्या है रेजिस्टिविटी? रेजिस्टिविटी, इट इज मटीरियल डिपेंडेंट प्रॉपर्टी कांस्टेंट फॉर अ गिवन मटीरियल। कांस्टेंट फॉर अ गिवन मटीरियल। इट इज अ मटीरियल डिपेंडेंट प्रॉपर्टी, पहली बात। दूसरी, कांस्टेंट फॉर अ गिवन मटीरियल। अच्छा 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 अच्छा,
ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। इसके बेसिस पे एक सिंपल सा सवाल बताओ। इसके बेसिस पे एक सिंपल सा सवाल कर रहे हैं हम लोग। क्या सवाल है? सवाल ये है, देखो एकदम बेसिक डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग। कोई हाई फाई बातें नहीं कर रहा हूँ आज मैं। सारी बातें जो है बिल्कुल बेसिक्स से बताइए और बिल्कुल ऐसी बातें बताइए जो कि आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करने वाली। यही बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं सारे, इसलिए एकदम धीमी गति में पढ़ाया आज मैंने, बहुत धीमे पढ़ाया आज। ठीक है, तो तो क्या सवाल ये है कि एक मटेरियल है, ठीक है, एक मटेरियल है जिसका लेंथ एल है, जिसकी एरिया ए है। ओके, इफ वी इफ वी increase the length 4 times and reduce area to a/2। हमने लेंथ बढ़ा दी 4 गुना और एरिया आधा कर दिया। एक एसी मटेरियल का हमने दूसरा वायर ले लिया, एसी मटेरियल का हमने दूसरा वायर ले लिया। ओके, फाइंड द न्यू रेजिस्टिविटी। ओरिजिनल वायर एल और ए था, नया वायर 4L और a/2 है। मतलब इन शॉर्ट L डैश 4L A डैश a/2। ठीक है, ऑप्शंस आपको दे रहा हूं, नई रेजिस्टिविटी आपको निकालनी है। रो डैश इज 4 टाइम्स ऑफ रो, 16 टाइम्स ऑफ रो, रो/2 और एक ऑप्शन ले लेते हैं। चलो इसका आंसर भेजो चैट में जल्दी, चैट में डालो इसका आंसर जल्दी, तेज रफ्तार में डालो इसका आंसर। सभी लोग चैट में आंसर लिखो इसका। क्या आएगा क्या आएगा क्या आएगा क्या आएगा क्या आएगा आंसर, क्या आएगा आंसर? बोलो 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 बोलो। कैलकुलेट करना है क्या? कैलकुलेट करने बैठ गए? कुछ कैलकुलेट नहीं करना है, रेजिस्टिविटी है, चेंज नहीं होगी। मटेरियल डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है रो, यानी रेजिस्टिविटी रेजिस्टिविटी इज फिक्स फॉर अ गिवन मेटल। तो जब तक वो ये ना बोले कि आपने मेटल चेंज किया है, तब तक रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी। ठीक है, फिक्स होती है गिवन मेटल के लिए। बहुत बढ़िया। आइए जरा कुछ सवाल और देखते हैं इसी बेसिस पे, तेज रफ्तार में। ज्यादा समय नहीं मिलेगा इस सवाल के लिए, आंसर देना है आपको। सभी लोग एक एक क्वेश्चन के अपने स्कोर्स कैलकुलेट किया करो। हर क्वेश्चन +4 - 1 का अगर मुझसे पहले सही कर लो तो आंसर चैट में बता देना और अपने स्कोर्स जोड़ लेना। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर डिपेंड अपॉन मास, लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। नन। किस पे डिपेंड करता है? किस पे डिपेंड करता है? किस पे डिपेंड करता है? सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड करता है, ना उसके मास पे, ना उसकी लेंथ पे, ना उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। नन। मटीरियलिस्टिक प्रॉपर्टी, मटीरियलिस्टिक मटीरियलिस्टिक प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी। ठीक, बहुत बढ़िया। चलो अब ये सिंसियर सवाल है, थोड़ा ध्यान से करना। देयर आर 2 वायर्स ऑफ सेम लेंथ एंड सेम मटेरियल, रेडियाई r और 2r दे के रखें, तो एरिया कितना बन जाएगा? एरिया बन जाएगा πr²। दूसरा एरिया कितना बन जाएगा? दूसरा एरिया बन जाएगा पाई टाइम्स ऑफ 2r², यानी 4 टाइम्स ऑफ πr²। ये आपको एरियाज दे के रखें, ये आपको एरियाज दे के रखें। द रेशियो ऑफ देयर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या बनेगा? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का रेशियो क्या बनेगा? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का रेशियो, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहां डिपेंड करता है यार? इस पे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कोई डिपेंड ना कर रहा है, तो आंसर आ जाएगा 1:1। ठीक, 1:1, बहुत शानदार। ठीक है, चलिए अब मैं कुछ सवाल आपको दे रहा हूं होमवर्क के लिए, जो अगले सेशन में आते से मैं डिस्कस करूंगा। होमवर्क के मैं 3-4 सवाल आपको दे रहा हूं। ठीक है, 1-2 जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप लोग करेंगे। अब ये सवाल इंपॉर्टेंट है, इसके पीछे कॉन्सेप्ट है। जिसने ये सवाल कर लिया, ठीक है, चलो मैं हिंट भी दे रहा हूं इस सवाल के लिए, हिंट भी लिख रहा हूं मैं। हिंट ये है कि जो टोटल वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रहती है हमेशा। हिंट ये है कि जो टोटल वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रहती है। पढ़ना सवाल को, बहुत बढ़िया सवाल है। ओके, अब ये जिसने कर लिया खुद से,
ये समझना कि आपका दिमाग बहुत सही दिशा में चल रहा है। ओके, काफ़ी अच्छी ग्रास्पिंग पावर है आपकी। और कुछ बेसिक सवाल हैं, है ना, तो लगभग 4 से 5 सवाल मैं आपको दे रहा हूँ। ये भी बढ़िया सवाल है। ये सारे सवाल अगले ही सेशन में मैं पहले डिस्कस करूंगा और उसके बाद में फिर आगे की बातें करूंगा। पहले ये सभी सवाल डिस्कस होंगे अगले सेशन में, फिर आगे की बातें होंगी। तो आपका होमवर्क क्या भैया आज का? आपका होमवर्क है HW क्वेश्चंस, ओके, एंड री डू द डेरिवेशंस ऑफ दिस सेशन, डेरिवेशंस ऑफ टुडेज सेशन, ठीक है। चलिए, तो फिर इसी बात पे मिलते हैं। अब हम लोग अगले सेशन में मज़े से पढ़ते रहो, मज़े से पढ़ाई लिखाई करो। टेंशन वेंशन लाइफ में ज़्यादा लेना नहीं है किसी भी चीज़ का, है ना। कौन क्या कह रहा है, क्या हो रहा है, पढ़ाई में मार्क्स कितने आ रहे हैं, कितने कम आ रहे हैं, ज़्यादा आ रहे हैं, सब बढ़ जाएंगे, सब बढ़ जाएंगे बिल्कुल। सबसे इंपॉर्टेंट है कि रेगुलर अपनी जो जर्नी है उसमें लगे रहो, रेगुलर अपना काम करते रहो। रास्ते में ऑब्स्टेकल्स आएंगे, रास्ते में ऐसी चीज़ें आएंगी जो कि आपको लो फील करवाएंगी, रास्ते में ऐसे लोग आएंगे जो कि आपको कुछ ऐसा कहेंगे जो कि आपको ट्रिगर करेगा, जो कि आपको लगेगा कि अरे यार ये तो मतलब मुझको नेगेटिव फीलिंग आ रही है। लेकिन उन बातों को आप पॉजिटिवली लिया करो, एज अ स्पोर्ट्समैन उन चीज़ों को आप लो, और ये सोचो कि जितनी चीज़ें आपको रोकना चाह रही हैं, आप डबल एनर्जी से उनको ट्रिगर करो, आप डबल एनर्जी से बाउंस बैक करो। तो यही बात मैं आपको कहूँगा। और अच्छे से पढ़ाई करते चलो, बाकी सब टेंशन मुझ पे छोड़ दो, आप लोग, सारी चीज़ें हो जाएंगी। खड़ा हूँ तुम्हारे साथ आखिरी दिन तक, जब तक तुम्हारी एग्ज़ाम नहीं हो जाती तब तक मैं खड़ा हुआ हूँ, ठीक है। तो ज़्यादा लोड नहीं लेना लाइफ में, मज़े से पढ़ाई करनी है, और जितना बताया जा रहा है उतना करते चलो बस। चलो मिलते हैं अगले सेशन में। ओके, टाटा बाय।